अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 1.4 को, विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बाद हम लोग फंक्शंस भी देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ओके, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स से। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक इंटरमीडिएट डिवाइस होती है, एक मिडिल मैन के तौर पे एक्ट करता है, जो कि कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाता है यूजर की कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ या सिस्टम के साथ। अब जो यूजर है वो किस तरह से हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब आप इसके एग्जांपल इस तरह से समझ सकते हैं कि कंपनी है जिसमें एक मैनेजर होता है जो कि कंपनी को मैनेज कर रहा होता है। अब जो कंपनी का सीईओ होता है उसकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती अपने एम्प्लॉयज के साथ। उसने जो भी टास्क देना होता है, जो भी अपनी बात कन्वे करनी होती है एम्प्लॉयज तक, तो वो पहले मैनेजर को बताता है, फिर मैनेजर आगे फिर एम्प्लॉयज तक वो बात कन्वे करते हैं। तो मतलब पूरे ऑफिस को कौन मैनेज कर रहा होता है, कौन हैंडल कर रहा होता है, कौन हर चीज को कंट्रोल करता है? मैनेजर करता है। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यही काम होता है कि वो हर चीज को मैनेज करता है। जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है, उन सब को मैनेज कर रहा होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब बीच में ये एक्ट करता है यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान, और ये हर चीज को मैनेज कर रहा होता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूजर कांट इंटरेक्ट विद कंप्यूटर इफेक्टिवली। कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो यूजर ठीक तरीके से इफेक्टिवली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैनेजर ना हो तो कौन पूरे ऑफिस को मैनेज करेगा? तो इसी तरह से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर को कौन मैनेज करेगा? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू कंप्यूटर प्रोग्राम। की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ये दोनों इसकी डेफिनेशंस हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या रोल है। फर्स्ट रोल है एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, एक इंटरफेस के तौर पे एक्ट करता है, यूजर और हार्डवेयर के दरमियान ये एक्ट करता है और यही हर चीज को मैनेज कर रहा होता है। कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम। जितने भी यूजर प्रोग्राम हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनको उनकी जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है, जब वो रन हो रहे होते हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। मैनेजेस ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। कि जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर के प्रोसेसेस हैं, उन सबको मैनेज करता है। फैसिलिटेट मल्टीटास्किंग, सिक्योरिटी एंड सिस्टम एफिशिएंसी। के मल्टीटास्किंग में हेल्प कर रहा होता है। मल्टीटास्किंग क्या होता है? कि एक टाइम पे मल्टीपल टास्क रन हो रहे हैं। जैसे आप एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं, आप साथ जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर किसी को मैसेज भी कर रहे हैं, साथ साथ जो है वो आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं। मतलब मल्टीपल टास्किंग हो रही है। इसी तरह से सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या काम करता है और सिस्टम को एफिशिएंट भी बनाता है। अब इसके एग्जांपल आ जाती है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। जो डेस्कटॉप होता है उसके लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो मोबाइल है उसके लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेस्कटॉप क्या होता है? जैसे कि आपने अपने कॉलेज के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अपनी लैब देखी होगी, और लैब के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स पड़े होते हैं। बेसिकली वही कंप्यूटर डेस्कटॉप है। तो उनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। विंडोज 10 11 ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, लिनक्स भी होता है और क्रोम ओएस भी होता है। ये सब एग्जांपल्स हैं जो डेस्कटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुए होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग मोबाइल की बात करें तो उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, आईओएस आ जाता है, हार्मनी ओएस आ जाता है और कई ओएस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जब तक आपका कंप्यूटर उस पावर ऑफ हुआ हुआ है, ठीक है, जब तक वो शट डाउन हुआ हुआ है, तब तक जितने भी उसके अंदर एप्लीकेशंस होंगी, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? वो कहाँ पे स्टोर हुए होते हैं? वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हुए होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो और उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप को ऑन कर लिया, उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन कर लिया, जिस जिस एप्लीकेशन को आप रन करते जाओगे, एग्जीक्यूट करते जाओगे, ओपन करते जाओगे, वैसे वैसे वो प्रोग्राम लोड होके कहाँ पे आते जाते हैं? वो रैम के अंदर आ जाते हैं। हार्ड डिस्क बेसिकली परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है। लेकिन जब आपने जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है, जिस एप्लीकेशन को आपने यूज करना होता है, तो वो हार्ड डिस्क के अंदर फिर नहीं रहता, बल्कि उसको पहले रैम के अंदर आना पड़ता है, तब जाके वो रन होते हैं। तो वो लोड होके रैम के अंदर आते हैं। तो इनको कौन लोड करता है, कौन लेके आता है हार्ड डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क से रैम के अंदर?
कौन लेके आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आता है। इट इज रिक्वायर्ड टू रन एनी एप्लीकेशन और प्रोग्राम। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को रन करना है, किसी भी प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। इट इंश्योर मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट वर्क टुगेदर स्मूथली। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही मेक श्योर करता है कि जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक तरीके से काम करें, इजीली जो है वो स्मूथली रन करें, कोई उनके अंदर प्रॉब्लम ना आए। अब कौन कौन से जो मेन टास्क हैं वो परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, किन किन फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आ जाते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेस को मैनेज कर रहा होता है, मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है, फाइल को मैनेज कर रहा होता है, डिवाइस को मैनेज करता है, नेटवर्क को मैनेज करता है, सिक्योरिटी को मैनेज करता है, और यूजर इंटरफेस को मैनेज करता है। वन बाय वन हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली जो वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एमएस वर्ड है, जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि वो अब रन हो रहा होता है। तो जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं जो रन हो रहे होते हैं, जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, वो क्या बन जाते हैं? प्रोसेस बन जाते हैं। अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। प्रोसेस एक प्रोग्राम होता है जो कि करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जो रन हो रहा होता है। Every running program like Google Chrome, MS Word, VLC Player, वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं वो एक सेपरेट प्रोसेस होते हैं मेमोरी के अंदर, और उनको कौन मैनेज करता है? उनको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या ड्यूटी है? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग प्रोसेसेस, कि जितने भी प्रोसेस है उनको क्रिएट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो उनको डिलीट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है स्केजुलिंग विच प्रोसेस गेट सीपीयू टाइम। अब वो क्या कह रहे हैं? बेसिकली टाइम यहाँ पे मैनेज कर रहा है, कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा कि जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको किसकी जरूरत होती है? उनको सीपीयू की जरूरत होती है ताकि उनको एग्जीक्यूट किया जाए। प्रोसेसेस को कौन एग्जीक्यूट करता है, कौन रन करता है? सीपीयू रन करता है। तो जितने भी प्रोसेसेस जिनको रन होना होता है उनको सीपीयू चाहिए होता है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मैनेज करता है कि किस प्रोसेस को किस टाइम पे सीपीयू मिलना है, कितने टाइम के लिए मिलना है, स्केजुलिंग, इसी को स्केजुलिंग बोलते हैं। कि वो टाइम को मैनेज कर रहा होता है, टाइम सेट कर रहा होता है कि किसको पहले सीपीयू मिलना है, किसको बाद में मिलना है, कितने टाइम के लिए मिलना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है स्केजुलिंग का। थर्ड पॉइंट है स्विचिंग बिटवीन बिटवीन प्रोसेसेस। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखिए डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसेस इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक हमारे पास प्रोसेस 1 है, एक प्रोसेस 2 है, एक प्रोसेस 3 है। सीपीयू पहले फॉर एग्जांपल 5 मिली सेकेंड के लिए प्रोसेस 1 को मिलेगा, फिर स्विच होके प्रोसेस 2 को मिल जाएगा सीपीयू, फिर स्विच होके प्रोसेस 3 को मिल जाएगा। इसको बोलते हैं स्विचिंग, कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ जा रहा है सीपीयू, ठीक है, फिर दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस की तरफ जा रहा है स्विच होके। तो मतलब मल्टीटास्किंग हो रही है। उसके बाद क्या है? इंश्योरिंग दैट ऑल प्रोसेसेस रन स्मूथली विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि जितने भी एक टाइम पे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं वो स्मूथली रन हो, ठीक है, बीच में कोई डिले ना आए, जो हमारा सिस्टम है वो हैंग ना हो। अब उन्होंने एक एग्जांपल दी है इसी की। लेट्स से योर कंप्यूटर इज रनिंग दीज थ्री एप्लीकेशन, के एक टाइम पे आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर 3 प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। एक प्रोसेस है हमारे पास वर्ड प्रोसेस है, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर रहे हो, गूगल क्रोम को यूज कर रहे हो कुछ सर्च वगैरह करने के लिए, और थर्ड नंबर पे आप जो है वो साथ साथ सॉन्ग सुन रहे हो। ये 3 हमारे पास प्रोसेसेस हैं, ये रन हो रहे हैं। अब तीनों प्रोसेसेस को ऑब्वियसली रन होने के लिए किसकी जरूरत होती है? सीपीयू की जरूरत है, सीपीयू ने रन करना होता है। अब यहाँ पे जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि किस टाइम, कितने टाइम के लिए किस प्रोसेस को सीपीयू मिलना है। ईच ऑफ दीज इज अ सेपरेट प्रोसेस, ठीक है, जितने भी ये हमारे पास प्रोग्राम्स हैं ये सेपरेट प्रोसेस हैं। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डिसाइड द ऑर्डर इन विच दे गेट सीपीयू टाइम, और ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि किस टाइम किसको कितने टाइम के लिए सीपीयू मिलेगा। अब यहाँ पे केस 1 है जिसमें हम लोग ने ऑर्डर सेट कर दिया कि सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर को सीपीयू मिलेगा, उसके बाद वेब ब्राउजर को मिलेगा, उसके बाद मीडिया प्लेयर को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वेब ब्राउजर सॉरी वर्ड प्रोसेसर को 5 मिली सेकेंड्स के लिए सीपीयू चाहिए, ठीक है, उसके बाद फिर वेब ब्राउजर को 2 मिली सेकेंड के लिए सीपीयू चाहिए, और जो मीडिया प्लेयर है उसको 1 मिली सेकेंड के लिए सीपीयू चाहिए। अब इसका हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस प्रोसेस को कितना टाइम वेट करना पड़ा सीपीयू के लिए। अब देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले किसको मिला था? वर्ड प्रोसेसर को मिला था 5 मिली सेकेंड के लिए, तो उसको वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि सबसे पहले इसी को मिल गया। तो इसका जो वेटिंग टाइम है वो 0 है, क्योंकि उसको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा।
अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वेब ब्राउजर को कितना टाइम वेट करना पड़ा। वेब ब्राउजर को बेसिकली 5 मिली सेकेंड के लिए वेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस टाइम सीपीयू किसके पास था? वर्ड प्रोसेसर के पास था। तो इसलिए जो इसका वेटिंग टाइम है वो है 5 मिली सेकेंड। और मीडिया प्लेयर को कितना टाइम वेट करना पड़ा? मीडिया प्लेयर को 7 मिली सेकेंड के लिए वेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 5 मिली सेकेंड के लिए जब वर्ड प्रोसेसर के पास था तब भी ये वेट कर रहा था, ठीक है, वेटिंग लिस्ट में था। और 2 मिली सेकेंड के लिए जब तक सीपीयू वेब ब्राउजर के पास था तब भी ये वेट कर रहा था। तो 5 + 2 कितना होता है? 7। तो उसको 7 मिली सेकेंड के लिए वेट करना पड़ा। ओके, अब ये जो लिखा है ना 5 मिली सेकेंड यूज किया है वर्ड प्रोसेसर ने सीपीयू को, वेब ब्राउजर ने 2 मिली सेकेंड के लिए यूज किया है सीपीयू को, और मीडिया प्लेयर ने 1 मिली सेकेंड के लिए यूज किया है सीपीयू को। तो इनका हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं कि जितने भी यहाँ पे वेटिंग टाइम है 0, ठीक है, 5 और 7, इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? टोटल कितने हमारे पास प्रोसेसेस है? 1 2 3। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 मिली सेकेंड। मतलब जो इनका एवरेज वेटिंग टाइम है वो है 4 मिली सेकेंड। लेकिन अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अपना रोल प्ले करे और वो पहले देखेगा कि किस तरह से मैं सीपीयू प्रोसेसेस को असाइन करूं ताकि मिनिमम हमारा वेटेज टाइम आए, वेटिंग टाइम आए, ठीक है। तो अब उसने क्या किया? उसने इनका जो ऑर्डर था वो चेंज कर दिया। पहले उसने मीडिया प्लेयर को दे दिया सीपीयू 1 मिली सेकेंड के लिए, क्योंकि उसको 1 मिली सेकेंड के लिए चाहिए था। उसके बाद फिर सीपीयू मिला वेब ब्राउजर को 2 मिली सेकेंड के लिए, और थर्ड नंबर पे वेब वर्ड प्रोसेसर को मिला 5 मिली सेकेंड के लिए। इनका जो ऑर्डर था वो चेंज कर दिया। पहले मीडिया प्लेयर के पास आएगा सीपीयू, फिर वेब ब्राउजर के पास आएगा, उसके बाद वर्ड प्रोसेसर के पास आएगा। ये ऑर्डर किसने सेट किया? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम देखते हैं कि इनका अब एवरेज वेटिंग टाइम कितना आता है। मीडिया प्लेयर ने 0 मिली सेकेंड वेट किया, वेब ब्राउजर ने 1 मिली सेकेंड वेट की। क्यों? क्योंकि जो सीपीयू था वो किसके पास था? मीडिया प्लेयर के पास था। और जो वर्ड प्रोसेसर है उसने कितना वेट किया? उसने 3 मिली सेकेंड वेट किया। क्यों? क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट में था जब तक 1 मिली सेकेंड के लिए सीपीयू था मीडिया प्लेयर के पास, और 2 मिली सेकेंड उसने वेट किया क्योंकि सीपीयू था वेब ब्राउजर के पास। तो इसका जो वेटिंग टाइम है वो है 3 मिली सेकेंड। अब इनका हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, 0 + 1 + 3, और इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आ जाएगा 1.33 मिली सेकेंड। मतलब अब जो एवरेज वेटिंग टाइम आया है वो 1.33 मिली सेकेंड आया, जबकि पहले जो वेटिंग टाइम था वो क्या था? 4 मिली सेकेंड था। तो देखिए कितना ज़्यादा डिक्रीज हो गया। तो इसकी कंक्लूजन क्या निकलती है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी बाय रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द टाइम रिक्वायर्ड। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जो सिस्टम की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करता है। कैसे? उनके ऑर्डर को रीअरेंज करके, ठीक है, ताकि जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो कम से कम आए, और जो हमारा कंप्यूटर है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट रहे, वो हैंग ना हो, वो स्लो ना हो। केस 2 इज मोर एफिशिएंट देन केस 1 बिकॉज द एवरेज वेटिंग टाइम इज लोअर। कि केस 2 ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि उसमें जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो कम आ रहा है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बाय मैनेजिंग प्रोसेसेस वाइजली, कि बहुत अच्छे से प्रोसेसेस को मैनेज कर रहा होता है। द यूजर एक्सपीरियंस फास्टर परफॉर्मेंस, ठीक है, कि जो यूजर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो रही होती है। द सिस्टम डोंट फ्रीज, कि जो हमारा सिस्टम है वो हैंग नहीं होता, वो स्लो नहीं होता जब हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशंस को ओपन कर रहे होते हैं। और थर्ड वन है द सीपीयू इज यूज एफिशिएंटली विदाउट वेस्टिंग टाइम। इससे क्या होता है कि जो सीपीयू है उसका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा होता और उसको एफिशिएंटली यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर को इस तरह से रीअरेंज किया जाता है कि कम से कम वेट करना पड़े। सेकंड पे आ जाते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज कर रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली दो हमारे पास वर्ड्स हैं, एक है एलोकेशन और एक है डी एलोकेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बेसिकली दो स्टोरेज डिवाइसेस हैं। एक है हमारे पास मेन मेमोरी एंड द सेकंड वन इज हार्ड डिस्क। अब एक हमारे पास है जी प्रोसेस 1। इसको जो है वो एग्जीक्यूट होना था, तो एग्जीक्यूट होने के लिए इसको जाना पड़ेगा मेन मेमोरी के अंदर, मतलब रैम के अंदर। रैम के अंदर जाएगा तब ही इसके ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी, तभी ये रन होगा। अब फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे P1 आया है मेन मेमोरी के अंदर, स्वैप इन हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे स्वैप इन। लेकिन जब इसके ऊपर प्रोसेसिंग हो चुकी है, इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद इसको वापस जाना पड़ेगा हार्ड डिस्क के अंदर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्वैप आउट। कि वो स्वैप आउट हो गया जब हार्ड डिस्क से हमारा जो प्रोसेस है जब वो मेन मेमोरी के अंदर आएगा, रैम के अंदर आएगा, ताकि उसको सीपीयू मिल सके, ताकि उसके एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो सके। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं?
स्वैप इन। लेकिन जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, अब उसको फर्दर सीपीयू नहीं चाहिए, तो वो वापस हार्ड डिस्क के अंदर चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा परमानेंटली। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्वैप आउट। और जब वो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर आएगा जो भी प्रोसेस, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एलोकेशन, कि उसको सीपीयू एलोकेट हो गया। और जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे डी एलोकेशन, कि अब उससे सीपीयू ले लिया गया है और वापस वो हार्ड डिस्क में चला गया है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे डी एलोकेशन। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट हैंडल्स द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ रैम, कि रैम से एक प्रोसेस, रैम के अंदर एक प्रोसेस एलोकेट हो रहा है, और जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो वापस डी एलोकेट हो रहा है, तो उसको भी कौन हैंडल करता है? इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। अब देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं। फर्स्ट है कीप ट्रैक ऑफ ईच बाइट ऑफ मेमोरी, कि जो मेमोरी है मतलब मेन मेमोरी है, उसके लिए देखेगा कि कितनी स्पेस अवेलेबल है ताकि उस प्रोसेस को रैम के अंदर लेके आया जाए। ठीक है, देखेगा कि कितने कितने नंबर ऑफ बाइट्स फ्री हैं और कितने नंबर ऑफ बाइट्स रिजर्व हुए हैं बाकी प्रोसेसेस को मिले हुए हैं, कितनी स्पेस इस टाइम यहाँ पे अवेलेबल है। और जैसे ही एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वो वापस क्या करता है, उसको हार्ड डिस्क में भेज देता है ताकि रैम के अंदर स्पेस अवेलेबल हो जाए। सेकंड क्या है, एलोकेट मेमोरी टू प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको एलोकेट करता है, मतलब मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर एलोकेट करता है जब उनके ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म होनी होती है, जब वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। और डी एलोकेट कर देता है जब उन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, तो उनको वापस हार्ड डिस्क के अंदर भेज देता है, मतलब डी एलोकेशन हो जाती है। स्वैप प्रोसेसेस बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क, और इससे क्या होता है कि स्वैपिंग हो रही होती है। जब जो भी प्रोग्राम हार्ड डिस्क से रैम की तरफ आएगा, इट्स मीन कि स्वैप इन हो रहे हैं वो प्रोसेसेस। और जब उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है और वापस वो रैम से हार्ड डिस्क की तरफ चले जाते हैं, इट्स मीन कि वो स्वैप इन हो रहे हैं। यहाँ पे एक आपके सामने डायग्राम भी शो की गई है, जिसमें एक सेकेंडरी मेमोरी है, मतलब एक हार्ड डिस्क है, और एक मेन मेमोरी है, मतलब एक रैम है। तो यहाँ से प्रोसेसेस जो हैं वो स्वैप आउट हो रहे हैं, मतलब पहले वो प्रोसेस वन यहाँ पे था और वो स्वैप आउट होकर वापस हार्ड डिस्क में चला गया है। और यहाँ पे वो प्रोसेस टू लिखा हुआ है जो कि स्वैप इन हो रहा है, मतलब उसको अब रैम के अंदर एलोकेट किया जाएगा। इट्स मीन कि इस हम लोग कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, स्वैप इन बोलते हैं। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी है डायग्राम की। टू प्रोसेसेस हैं, एक P1 ओल्ड है, मतलब वो पहले से रैम के अंदर पड़ा हुआ था, और एक P2 एक नया प्रोसेस है जिसको अब रैम के अंदर जाना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, स्वैप आउट करेगा प्रोसेस वन को हार्ड डिस्क के अंदर, मतलब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, और स्वैप इन करेगा प्रोसेस टू को मेन मेमोरी के अंदर। इसका पर्पस क्या होता है, एफिशिएंट मल्टीटास्किंग एंड मेमोरी रीयूज, कि जो मल्टीटास्किंग है वो एफिशिएंटली हो सके और मेमोरी को रीयूज किया जाए, मतलब अब नए प्रोसेसेस को भी ताकि जगह मिल सके रैम के अंदर। अगर ओल्ड वन ही रैम के अंदर पड़े रहेंगे तो फिर जो न्यू वन है उनको स्पेस नहीं मिलेगी रैम के अंदर। अब थर्ड वन आ जाता है फाइल मैनेजमेंट। अब देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल के अंदर क्या रोल है, किस तरह से उनको मैनेज करो होता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फाइल होती क्या है। फाइल बेसिकली आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो डाटा होता है ना, लार्ज अमाउंट में डाटा, उसका जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, उसको बोलते हैं फाइल। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है। अगर उसको हम लोग कलेक्ट कर देते हैं एक जगह पे, उसको कंबाइन कर देते हैं तो वो एक फाइल बन जाती है, और उसको भी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर स्टोर किया जाता है, लाइक हार्ड ड्राइव और यूएसबी। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो क्या करता है कि जितनी भी फाइल्स होती है ना उसको ऑर्गेनाइज करता है डायरेक्टरीज के अंदर या फोल्डर्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टरीज और फोल्डर्स एक ही चीज है, कि हम लोगों ने एक फोल्डर बना लिया है कंप्यूटर साइंस के नाम से, और उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट फाइल्स को स्टोर कर लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिट नंबर वन की एक फाइल है, ठीक है, यूनिट नंबर टू की एक फाइल है, ठीक है, इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। यूनिट नंबर थ्री की एक फाइल है, उसको तरतीब दे रहा है। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, डिफरेंट जो फाइल के ऑपरेशंस होते हैं उनको भी सपोर्ट कर रहा होता है, जैसे कि क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं एक फाइल के ऊपर। क्रिएट का ऑपरेशन हो सकता है। क्रिएट का क्या मतलब है कि फाइल को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। फिर जब फाइल का कोई काम नहीं है तो हम उसको डिलीट कर देंगे, ये भी एक ऑपरेशन होता है। एक रीनेम का ऑपरेशन होता है कि फाइल का जो नाम है वो हम लोग चेंज कर दें। फिर उसके बाद जब हम लोग फाइल को ओपन करते हैं तो मतलब ऑपरेशन जो है वो एक ओपन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। फिर जब हमारा फाइल से काम खत्म हो जाता है उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। जब हम लोग फाइल को रीड आउट कर रहे होते हैं, जस्ट देख रहे होते हैं, मतलब रीड का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है।
और अगर उसके अंदर हमें कोई चेंजेस करनी है, कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करनी है, तो मतलब राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो उसको भी कौन हैंडल करता है, कौन सपोर्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैनेज फाइल परमिशंस एंड सिक्योरिटी। कि देखिए हर फाइल ऐसी नहीं होती कि बस आप उसको ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। कुछ फाइल्स के ऊपर परमिशंस लगी होती हैं, मतलब वहाँ वहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेंगे कि अच्छा आप पासवर्ड एंटर करें तो आपके सामने फाइल ओपन होगी। तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ताकि जो फाइल्स हैं वो सिक्योर रहे। लास्ट वन है मेंटेन फाइल स्ट्रक्चर एंड लोकेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद जितना भी डाटा उसने जो भी मतलब इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू फाइल की, उसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पे उसको स्टोर किया गया है, वो सारी उसको भी मेंटेन कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहा होता है। फाइल के स्ट्रक्चर को भी कौन मेंटेन करता है, कि किस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल रखनी है, प्रॉपर को ऑर्गेनाइज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है कि जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना होता है। तो उनकी कम्युनिकेशन को कौन पॉसिबल बनाता है, उनकी कम्युनिकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम पॉसिबल बनाता है, कि ताकि वो स्मूथली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। जितने भी हार्डवेयर की डिवाइसेज हैं, जितनी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वो सब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने डिवाइसेस की एग्जांपल दे दी है कि इनपुट के अंदर आ जाते हैं कीबोर्ड माउस स्कैनर, आउटपुट के अंदर आ जाते हैं मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर, स्टोरेज के अंदर आते हैं हार्ड ड्राइव एसएसडी और यूएसबी। इन सब ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो इनकी इंटरेक्शन को कौन पॉसिबल बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनकी इंटरेक्शन को पॉसिबल बनाता है, इनको मैनेज करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर क्या रोल है। फर्स्ट वन है आइडेंटिफाई कनेक्टिंग डिवाइसेस। वो देखता है कि मतलब जो हमारा सिस्टम है उसके साथ कौन कौन सी डिवाइस कनेक्ट हुई है, मतलब उसके साथ माउस कनेक्ट हुआ होगा, उसके साथ प्रिंटर कनेक्ट हुआ होगा, उसके साथ कीबोर्ड कनेक्ट हुआ होगा। फिर जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स हैं उनको इंस्टॉल भी करता है, उनको मेंटेन भी करता है। डिवाइस ड्राइवर का काम ही यही होता है कि वो डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल करवा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रिंटर को वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ, तो उनकी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक कि ड्राइवर को इंस्टॉल ना किया जाए। जब ड्राइवर को इंस्टॉल किया जाता है तब जाके जो है वो प्रिंटर वर्क कर रहा होता है, अदरवाइज प्रिंटर वर्क नहीं करता। थर्ड वन है क्यूइंग एंड प्रायोरिटाइज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब देखना होता है कि किस प्रोसेस को कौन सा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने प्रिंट होना है, तो उनको क्या कहते हैं, कौन सी डिवाइस चाहिए, उनको प्रिंटर चाहिए। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल 3 हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको एक क्यू में लगा देगा, एक लाइन में लगा देगा, एक ऑर्डर सेट कर देगा कि पहले डॉक्यूमेंट नंबर 1 को प्रिंटर मिलेगा, उसके बाद जो हमारे पास डॉक्यूमेंट नंबर 2 है उसको प्रिंटर मिलेगा, फिर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट 3 है उसको प्रिंटर मिलेगा। मतलब उनको एक क्यू में लगा देगा, उनको जो है वो उनकी प्रायोरिटी सेट कर देगा कि पहले किसको मिलना है, सेकंड पे किसको मिलना है, थर्ड पे किसको मिलना है। फोर्थ वन है हमारे पास कंट्रोल डाटा फ्लो बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो उनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, डिफरेंट हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर वो डिवाइसेस आती हैं जो डिटैचेबल होती हैं, हम उनको कनेक्ट भी कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सिस्टम होता है, हम उसमें माउस लगा भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा क्या कहते हैं कीबोर्ड होता है, उसको भी हम लोग लगा भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, यूएसबी हो जाती है। तो अब इनके दरमियान जो है वो जो सीपीयू और जितनी भी पेरिफेरल डिवाइस इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवानी होती है, डाटा मूव करवाना होता है, तो उनको भी कौन कंट्रोल करता है, उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। इसकी एग्जांपल आ जाती है कि 3 हमारे पास प्रोग्राम्स हैं ABC। ठीक है, उन्हें प्रिंटर की एक्सेस की जरूरत है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एक क्यू को मेंटेन करेगा। मतलब इसमें ये होगा कि वहां पे वो एक लेबल सेट कर देगा कि अच्छा ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इसको पहले प्रिंट होना है, इसको बाद में प्रिंट होना है, इसको बाद में प्रिंट होना है। तो इस तरह से करके वो एक क्यू सेट करेगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड असाइन प्रिंटर एक्सेस इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये इसका मतलब क्या है कि जो पहले आएगा, जिसने पहले रिक्वेस्ट सेंड की होगी उसको पहले प्रिंटर मिलेगा, जिसने बाद में रिक्वेस्ट सेंड की होगी उसको बाद में प्रिंटर मिलेगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर। नेक्स्ट वन है हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट। अब इसमें क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेजेस डेटा ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम्स ओवर लैन वैन और द इंटरनेट। अब इसका मतलब क्या है कि जो नेटवर्क मैनेजमेंट है, वो भी एक इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि कंट्रोल कर रहा होता है और कोऑर्डिनेट करता है डाटा कम्युनिकेशन को, किसके दरमियान, कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के दरमियान, नेटवर्क के थ्रू। जैसे कि नेटवर्क के अंदर लैन आ जाता है, वैन आ जाता है और इंटरनेट आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर करता है कि जितना भी डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है डिफरेंट डिवाइसेस की तरफ, डिफरेंट नेटवर्क्स की तरफ, वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, एफिशिएंटली होना चाहिए और सिक्योरली डाटा ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, मेंटेन एक्टिव नेटवर्क
कनेक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मतलब ताकि जो नेटवर्क कनेक्शन है, जितने भी डिवाइसेस के साथ, जितने भी कंप्यूटर्स के साथ, मतलब नेटवर्क्स जो है वो कनेक्ट हुए हुए हैं, वो एक्टिव, उनको एक्टिवली मेंटेन किया जाए। ठीक है, मतलब जो भी नेटवर्क कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहे हैं एप्लीके जिनको, जब एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है, तो वो उसको मेंटेन कर रहा होता है। इसके बाद जो है वो टर्मिनेट कर देता है कनेक्शन को, जब कम्युनिकेशन उनकी एंड हो जाती है। उसके बाद उनको आपस में एक दूसरे की तरफ डाटा ट्रांसफर नहीं करना है, उसके बाद में कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, तो उसको फिर वो क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद है एलोकेट नेटवर्क बैंडविड्थ। बैंडविड्थ एलोकेट करता है कि किस नेटवर्क को कितना डाटा चाहिए। मतलब बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में कितना जो इंटरनेट का डाटा है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे किस नेटवर्क को कितनी बैंडविड्थ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको एलोकेट कर रहा होता है। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे हैंडल एरर्स, डिसकनेक्शंस एंड रीट्राइट्स। अब इसका क्या मतलब है कि ये वीकनेस है नेटवर्क कम्युनिकेशन की, कि जब डाटा कम्युनिकेट हो रहा होता है, जब डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, तो फॉर सम रीजंस डाटा लॉस भी हो सकता है, बीच में डिलेस भी आ सकते हैं, और जिनका नेटवर्क है वो डिसकनेक्ट भी हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो ट्रांसमिशन एरर को डिटेक्ट करता है कि क्या एरर आया है, और उसके बाद उस डाटा को दोबारा से क्या करता है, रीट्रांसमिट करता है, जो भी डाटा लॉस हुआ होता है, जो भी डाटा करप्ट हुआ होता है। और उसके बाद ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क को रिकनेक्ट भी कर देता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है कि अगर वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो इंटरनेट कनेक्ट भी हो जाता है। लास्ट वन आ जाता है हमारे पास, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क मैनेजमेंट के जो फोकस है वो सिक्योरिटी की तरफ भी होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो कंट्रोल करता है फिर कौन कौन से यूजर्स और एप्लीकेशंस नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं। इसके अलावा वो ऑथेंटिकेशन को यूज कर रहा होता है, ऑथराइजेशन को यूज करता है, जो भी नेटवर्क को यूज करे, ताकि वो, मतलब उसमें पासवर्ड्स वगैरह लॉगिन सिस्टम्स आ जाते हैं, और वो डाटा को प्रोटेक्ट भी करता है। कैसे? इंक्रिप्शन के थ्रू और फायरवॉल रूल्स के थ्रू। जैसे कि इसके एग्जांपल में आ जाता है कि एक फायरवॉल ब्लॉक है जो कि क्या, फायरवॉल है जो कि ब्लॉक कर देता है अनऑथोराइज एक्सेस को। अनऑथोराइज वो एक्सेस होती है, मतलब ऐसे लोग जो विदाउट परमिशन यूज कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्कूल है, उसमें किसको अलाउ होगा जाना? ठीक है, जो स्टूडेंट्स होंगे, जो टीचर्स होंगे, जो स्टाफ होंगे, सिर्फ उनको अलाउ है स्कूल में जाना, तो वो ऑथोराइज पीपल है। अनऑथोराइज कौन से होंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है और वो साथ अपने कजन को लेके जा रहे हैं, तो अब वो हमारे पास क्या होगा, वो अनऑथोराइज यूजर होगा, तो वो नहीं जा सकता स्कूल में, उसको अलाउ नहीं है। तो जो अनऑथोराइज एक्सेस है उसको वो ब्लॉक कर रहा होता है, ताकि वो उसको एक्सेस ना करे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जितना भी डाटा होता है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी यूजर्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, किससे? अनऑथोराइज एक्सेस से। जैसे कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की, यूजर ऑथेंटिकेशन की, पासवर्ड वगैरह वो अप्लाई करता है। उसके बाद जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं, डायरेक्टरीज मतलब फोल्डर्स हैं, उनके ऊपर परमिशन रख देता है। ठीक है, कि कौन इसको रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके अलावा मालवेयर से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मालवेयर मतलब वायरस वगैरह ताकि ना आ जाए। और फायरवॉल, फायरवॉल क्या होता है? बेसिकली एक सिक्योरिटी वॉल होती है। जैसे कि यहाँ पे एक इंटरनेट है, इंटरनेट से डाटा आ रहा है आपकी डिवाइसेस के अंदर, ठीक है, और बीच में एक फायर वॉल है। पहले वो फिल्टर करता है कि कौन सा डाटा ठीक है आपकी डिवाइसेस के लिए और कौन सा डाटा ठीक नहीं है। जो डाटा ठीक नहीं होता उसको वहीं पे वो ब्लॉक कर देता है। फिर लास्ट वन है इंक्रिप्शन एंड सिक्योर लॉगिन सिस्टम। इसके बाद इंक्रिप्शन अप्लाई करते हैं। इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जितना भी आपका डाटा होता है उसको सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ताकि अगर कोई हैकर आपके डाटा को हैक कर भी ले, तो उसको आपका डाटा ही समझ ना आए, क्योंकि वो ऑलरेडी सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हुआ होगा। इसकी एग्जांपल आ जाती है विंडो आस्क फॉर एडमिन राइट्स बिफोर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपको एडमिन राइट्स की जरूरत पड़ती है। आप जब जब तक एडमिन अलाउ नहीं कर रहा तब तक वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी को मैनेज कर रहा होता है। जितना कुछ आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, एक समरी टेबल है उसका। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो एंड हो गया है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस की भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.4.2 सेक्शन को स्टार्ट करेंगे।